Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. Guys, जैसे कि आप जानते हैं CISF HCM का 2023 का एग्जामिनेशन कल हुआ है जो कि था 30 अक्टूबर। तो गाइज आज के इस वीडियो में 30 अक्टूबर के जितने भी शिफ्ट में सारी शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे और प्रीवियस ईयर पेपर में से कौन से क्वेश्चंस आए थे जो कि इस साल भी रिपीट हुए हैं। तो गाइज जल्दी से वीडियो को देखते हैं और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जाइए, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और उसके पास एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम किसी नई वीडियो के साथ आते हैं आपको उसका पता चल जाए। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी पूछे गए थे सीआईएसएफ के एग्जाम्स में। तो गाइज जो पहला क्वेश्चन था वो था वेयर इज यशवंत सागर डैम, यानी कि जो यशवंत सागर डैम है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में गंभीर जो नदी है उसके ऊपर ये सिचुएटेड है। अगला था सती प्रथा को कब हटा दिया गया था, यानी कि सती प्रथा कब अबॉलिश की गई थी। तो गाइज बंगाल जो सती रेगुलेशन था जिसने बैन किया था सती की प्रैक्टिस जो हुआ करती थी उनको इन ऑल जुरिस्डिक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको 4 दिसंबर 1829 को पास कर दिया गया था। और किस के कार्यकाल में पास किया था। तो गाइज उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उनके कार्यकाल में इसको पास कर दिया गया था। और डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, डेट थी 4 दिसंबर 1829। अगला है विच कमिटी रेगुलेट्स बैंकिंग इंप्रूवमेंट, यानी कि जो बैंकिंग रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं जो कि इनसे रिलेटेड थिंग्स से रिलेटेड होते हैं भारत में, वो कौन रेगुलेट करता है। तो गाइज नरसिम्हा जो कमिटी है, नरसिम्हन कमिटी जो है वो दी पावरफुल कमिटी है ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद से जो रही है। तो जो नरसिम्हन कमेटी थी फाइनेंशियल सिस्टम 1991 जो तब शुरू हुआ था, और जो नरसिम्हन कमेटी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में जो कि 1998। तो गाइज ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। ये जो दो चीजें हैं ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शनैलिटी सब कुछ संभालते हैं और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी हैं। उस समय के टाइम पे क्या था, जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो था यानी कि एसएलआर, और जो कैश रिजर्व रेशियो था सीआरआर, ये सबसे ज्यादा थे। और जो एसएलआर था वो था 38.5% और जो सीआरआर था वो था 15%। तो गाइज ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और इसको इंक्रीज करने के लिए टू इंक्रीज द बैंक प्रोडक्टिविटी रेट, ऑब्वियसली बैंक्स की प्रोडक्टिविटी रेट को भी बढ़ाना इन कमिटीज का काम होता है। तो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि रिड्यूस कर देते हैं इनको हाई प्रपोर्शंस में, जिसके बाद उन्होंने जब सजेशंस दिया जिसके बाद एसएलआर रेट जो 38.5% थी उसको तो 25% पे ले आया गया था। और जो सीआरआर थी जो 15% थी उसको 3 से 5% ले आया गया था इन ऑर्डर टू मेक द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो गाइज सदर्न इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है अनामुडी। अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक और ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया, जिसका जो एलिवेशन है यानी कि जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, यानी कि 8842 फीट। और जो अनामुडी है दैट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट इन साउथ इंडिया। तो गाइज ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला है हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था। तो गाइज जो भीमराव अंबेडकर थे, बी आर अम्बेडकर जिन्हें हम शॉर्ट में बुलाते हैं, और तेज बहादुर सप्रू जो थे, ये दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने की सारे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज जो न्यायाधीशों का नंबर होता है सुप्रीम कोर्ट में वो टोटल होता है 34। Which constitutional amendment is related to fundamental duties। तो guys जो 42nd Amendment Act 1976 है वो जो हमारी मौलिक कर्तव्य है उससे रिलेटेड है, हमारे जो मौलिक ड्यूटीज है उससे रिलेटेड है। 2022 मेजर ध्यानचंद्र रत्न अवार्ड विनर जो कि शरद कामल थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो गाइस जो शरद कामल हैं वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। फर्स्ट नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो किस स्टेट में हुआ था। तो गाइज महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर।
विच लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी? तो गाइज हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है भारत में। एज जितने भी लोग हैं हर स्टेट में ऑलमोस्ट हिंदी तो ऐसी ही लैंग्वेज है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह जानी भी जाती है, पहचानी भी जाती है। पर हाँ, कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहाँ पर हिंदी भी नहीं जानते हैं लोग, लेकिन इवन देन हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। और बात की जाए कि हिंदी के बाद कौन सी है, तो हिंदी के बाद आता है बंगाली, फिर है मराठी, फिर है तेलुगु, फिर है तमिल, फिर है गुजराती, और उसके बाद आता है उर्दू, अगर हम नेटिव लैंग्वेज की बात की करें, उनको भी कंसिडर करें तो। और उसके अलावा अगर इंग्लिश फिगर की बात करें तो गाइज इंग्लिश फिगर जो है दैट इज द बॉटम ऑफ द लिस्ट, जस्ट अब संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट है हु वन द फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार इन इंग्लिश? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ घोष, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। उन्होंने 54th ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव किया था 2018 में, एंड ये जो है ये इंडिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर भी हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच, यानी कि 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से किस स्टेट में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है? तो गाइस 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है उसमें 68.84% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। और जो उत्तर प्रदेश है दैट हैज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, उसमें कम से कम 155 मिलियन रूरल पॉपुलेशन है। तो यू कैन हैव अ आइडिया कि कितनी ज्यादा है वो। थारू ट्राइब, यानी कि जो थारू जनजाति है वो किस राज्य से बिलोंग करती है? तो गाइस थारू जो है ये उत्तराखंड की एक स्केड्यूल्ड ट्राइब है। और जो इनका ऑक्यूपेशन होता है उनमें से जो ज्यादातर लोग होते हैं वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जंगलों में घूमने वाले लोग होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं। और अलग अलग डायलेक्ट जो होते हैं, डायलेक्ट जो होते हैं थारू लैंग्वेज के, उसको भी वो लोग बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो गाइस पीएम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ है। और बात करी जाए किस मिनिस्ट्री ने शुरू करा है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू करा था 22 जनवरी 2015 को, 15 में पानीपत हरियाणा में। संस्कृत लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई? तो गाइस जो संस्कृत लैंग्वेज है ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से शुरू हुआ था। इट बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। और उनको उस समय पे बुलाया जाता था प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। विच स्टेट स्पोर्ट इज मल्लखंबा? मलखंबा जो है गाइज ये इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से है। और 9th ऑफ अप्रैल 2013 को इसको एक स्टेट स्पोर्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। NSSO was merged into CSO when? So guys 23rd May 2019 को ये हुआ था। Who was the publisher of प्रबुद्ध भारता? तो अद्वैता आश्रम मायावती जो है that is a branch of the Ramakrishna Math founded on 19th of March 1899। और this is the publisher of प्रबुद्ध भारता। तीस्ता रिवर का ओरिजिन यानी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गाइस जो तीस्ता रिवर है इट राइजेस इन द हिमालयाज नियर चुनथांग इन सिक्किम। तो सिक्किम आप कह सकते हैं और आपको पता होना चाहिए, तो उद्गम स्थल वो हो गया। फिर उसके बाद वो वहां से साउथ में जाती है, एक डीप गोर्ज थ्रू द शिवालिक हिल्स ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग से एक कट आता है, वहां से होती हुई जाती है। और उसके बाद साउथ ईस्ट में टर्न करके जो सिवोक खोला है वहां से पास होती हुई वेस्ट बंगाल में जाके गिरती है। जो सेंसस यानी कि जनगणना है वो सबसे पहले कब हुआ था? तो गाइज क्योंकि हम सब जानते हैं हर 10 साल में जनगणना की जाती है। और शुरू में 1872 में अंडर वायसराय लॉर्ड मेयो इट स्टार्टेड। और जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। खिलाफत जो दिवस होता है कब मनाया जाता है, कब उसको पहली बार स्टार्ट किया था? तो गए 17 अक्टूबर 1919 में उसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। बोयदा वंदना किस राज्य से रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू उड़ीसा।
Who was chosen as the emerging player of 2023 Women's Premier League? तो Yastika Bhatia is the correct answer. When was Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana started? So it started on 4th of May 2017. INS अन्वेष क्या है? तो guys INS अन्वेष की बात की जाए तो it was formerly known as the DRDO technologic demonstration vessel. It's a missile range instrumentation ship जिसको floating test range के नाम से भी जाना जाता है, FTR, जिसको इंडियन नेवी ने बनाया गया था। और इस अगर आपसे पूछा जाता है इसको किसने डिजाइन करा था, तो अगेन DRDO इज द वन हु डिजाइन्ड दिस एंड इट वाज बिल्ट बाय CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। SDR की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of June every year. India Wins Freedom is the autobiography of whom? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की ये ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। Mascot for FIFA World Cup 2022 was, तो it was a लाइब, और लाइब का मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर्स। अरबिक, इट्स अ अरेबिक वर्ड और अरबी में इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर्स। Census comes under which ministry? So which ministry? Ministry of Home Affairs, Government of India is the one who handles Janaganna, who handles the census. How much is the rural and the urban population percentage in 2011? So guys, जो urban population थी and the percentage was 31.16%. जो rural थी it was 68.8%. Scientific names of some of the following vitamins. तो guys कुछ ऐसे vitamins जो कि important है और जिनका scientific name almost हर exam में पूछा जाता है. So it's very important. ध्यान में रखिएगा. Vitamin A है जिसका scientific name है retinol. Vitamin B1 है, it's a thiamine. Vitamin B2 is riboflavin. Vitamin B3 is niacin. Vitamin B5 is pantothenic acid. Vitamin B9 is also known as folate or folic acid. और जितनी भी pregnant ladies होंगी, they must be very much aware कि भाई folic acid तो क्या होता है, because it is a must to have folic acid when you are conceived with a baby. Hashika Ramchandra is related to which sport? So it is related with swimming. She's related with swimming. और वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हर साल। मथुआ धर्म महामेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल में इसे मनाया जाता है। When was NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस established? तो ये जो था it was established on 1950. That's it guys, those were the very important GK/GS questions जो कि आपके CISF के एग्जाम्स में आए थे एंड इसी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बी इट एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, समवेयर देयर यू विल फाइंड अ सिमिलैरिटी इन द पैटर्न, इन द ट्रेंड, और जैसा हमने एनालिसिस करा है प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर और इस साल के पेपर देखकर, it is not, the difficulty level is not very high, it is moderate, so it is very much possible for all of the aspirants to make a mark to be a part of those reputed ऑर्गेनाइजेशंस। तो बस कड़ी मेहनत करते रहिए इसी तरह से, बाकी हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इन्फो आइलैंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।